देश को जवाब दो, देश को जवाब दो, देश को जवाब दो, देश को जवाब दो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज मौजूद मैं लखनऊ के बीच बातचीत करने के सिलसिले को जोड़ने के लिए देश को जवाब दो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सैटरडे का दिन और इसमें तमाम सारे वो लोग जो बातचीत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे एक सिलसिला, एक राब्ता जोड़ेंगे। आज का जो मुद्दा है, हालांकि 18-19 साल पहले का, जिसका कि जिक्र आज मैं यहाँ करने वाला हूँ, उसमें मौजू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। उस पर हालांकि कांग्रेस ने एक सवाल खड़ा किया, बोले वो क्लीन चिट नहीं है, अपहेल्ड किया है। बहरहाल इन तमाम बहस के बीच में एक बात ये जरूर है कि पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात को बहुत साफ गोई के साथ रखा कि इन 18-19 साल में प्रधानमंत्री ने किस तरह का एक तरह का ड्रामा, एक तरह का एक अवसाद लिया, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम सारी न्यायिक प्रक्रिया के बीच में सम्मिलित होते रहे। और बहुत ना तो उन्होंने कोई सड़क पर किसी को कॉल दी, ये इशारा उस तरफ था जो एक दूसरा मसला चल रहा था, ये उस तरफ भी इशारा है। लेकिन आज बातचीत के सिलसिले में अहमदाबाद के वो जो दंगे हुए, उस पर एक बातचीत अब हो सकती है, क्योंकि न्यायिक उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हम सत्य जानते थे लेकिन उसका जिक्र नहीं कर सकते थे क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया थी। लेकिन आज हम यहां पर बातचीत करने के सिलसिले को यहां पे एक बार फिर से जोड़ेंगे। और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता भगवान शंकर की तरह विषपान गले में ही उतार कर खड़ा रहा और सत्य सोने की तरह चमकता हुआ सामने आया। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता को दूंगा, उसके बाद मैं तमाम सारे मेहमानों की तरफ रुख करता जाऊंगा, तारुफ कराता जाऊंगा। जनाब राकेश त्रिपाठी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया है, मुझे लगता है ये उन लोगों के चेहरे पर एक झन्नाटेदार तमाचा है जो लगातार प्रधानमंत्री जी की छवि को गिराने के लिए हर तरह के षड्यंत्र रचते रहे, हर तरह का दुष्प्रचार करते रहे। 60 से अधिक प्रकार की जांचें हुई हैं, जांच के कमीशन बने, नानावटी आयोग की पहली जांच की रिपोर्ट, दूसरी जांच की रिपोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट, हाईकोर्ट की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सारे आदेशों को धता बता करके, कुछ एनजीओ गैंग बना करके, पत्रकारों के साथ मिलकर के, पॉलिटिकल पार्टीज लगातार छवि खराब करने के लिए, और केवल नरेंद्र मोदी जी की नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री अमेरिका न जाने पाए, वीजा न मिलने पाए, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए थे। लेकिन ये सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दंगे में किसी प्रकार की कोई लापरवाही, हिला हवाली या कोई साजिश षड्यंत्र नहीं किया गया था। स्पष्ट हो गया है, कहीं कोई षड्यंत्र नहीं था। शब्द का इस्तेमाल है षड्यंत्र, हाईएस्ट लेवल पे कहीं कोई षड्यंत्र नहीं था। हमारे साथ मोहम्मद अतीक साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग से हैं। मैं उनका एक रिएक्शन लूंगा, उसकी तरफ फिर धीरे से आगे रुक करता हूं। जनाब रजा हुसैन साहब। जी। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं उन लोगों के लिए कहूंगा जो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पे हमें भरोसा नहीं है। एक महिला ने 18 साल तक लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी। वो ठीक है कि न्याय हुआ नहीं, ये अलग की बात है। एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी? आपको क्यों नहीं लगता कि न्याय हुआ? देखिए, एसआईटी की जो रिपोर्ट है, एसआईटी की रिपोर्ट में कहा जाता है कि उसने डीवीआर को चेक नहीं किया, उसने एग्जामिन नहीं किया उन गवाहों को, उसने गुलबर्गा सोसाइटी में कहां से विस्फोटक आए, कहां से जलाई गई, उसके ऊपर कोई कारण नहीं, उसको क्लोजर रिपोर्ट। गवाहों का जिक्र है उसमें, उन्होंने कहा कि वो जो गवाह है एग्जामिन नहीं किया, एसआईटी सुना गया, बस ऐसा। सुना गया है एसआईटी। हमें उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। क्या करेंगे हम? नहीं तो हाईएस्ट जो एपेक्स बॉडी है, वहां से आने के बाद भी गुंजाइश रहती है क्या? मैं यही जानना चाहता हूं। ये दिलों में गुंजाइश है या न्याय प्रक्रिया पे विश्वास नहीं? मैं यही कहना चाहता हूं, क्या जाफरी साहब ने अपने आप को खुद आग लगा ली, या इतने 64, 69 लोगों ने खुद आग लगा ली? मैं आया ऑफ कोर्स। मैं एक बहुत कठोर आपत्ति जताऊंगा प्रतीक जी। क्या देश की कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की चौराहों पर, चाय की दुकानों पर आप ये तय कर देंगे कि न्याय नहीं हुआ? क्या भारत के संविधान में कोई आस्था नहीं बची है? क्या देश की न्यायिक प्रक्रिया में कोई आस्था नहीं बची है? और नहीं बची है तो क्यों भारत में
मैं कह रहा हूं कि एसआईटी की रिपोर्ट शक में है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो वही करा। यही एसआईटी रिपोर्ट तो वहां थी ना, उनके मद्देनजर थी उनकी। वही मैं कह रहा हूं, एसआईटी ने अगर सही से जांच करी होती, सही से एग्जामिन किया होता, क्रॉस एग्जामिन किया होता, तो आज जाकिया जाफरी को यूं दर दर भटकना नहीं पड़ता। राइट प्रभात जी, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी आती कि एसआईटी ने जांच ठीक नहीं की। अगर ये बात ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट कर रहा है कि 16 वर्षों से लगातार आप बर्तन को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं, ये इसमें किसी प्रकार के षड्यंत्र के जो लक्षण है नहीं मिलते हैं, स्पष्ट कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। मैं आया 1044 लोग उस दंगे में भेंट चढ़े, जिसमें से 790 मुस्लिम थे और 254 हिंदू थे। जी प्रभात जी। देखिए प्रतीक जी, जैसा कि अब हमारे साथी एसआईटी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस एसआईटी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। कहीं इफेक्ट देखिए, अगर आप एसआईटी पे सवाल उठाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 20 साल जो दुख और दर्द में चुपचाप काटे हैं, उसको कौन वापस करेगा? मैं पूछना चाहता हूं इस देश से, आप कौन सा एक्शन का रिएक्शन था वो? आप कौन सी चीज को किस मुख्यधारा पे ले जा रहे हैं? समाज में आप क्या परोसने जा रहे हैं भाई? ये जो सवाल ये है कि भरोसा क्यों नहीं हुआ? बादशाह सलामत के ऊपर सबको भरोसा है भाई। हम तो बकरी चोर और मुर्गी चोर, अंडा चोर और किताब चोर और ये सब चोर हैं हम लोग, तो हम लोग बादशाह सलामत पे क्या कह सकते हैं? जी मैं आप पूछिए ना, खुद पूछिए। हम बादशाह सलामत के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? बादशाह सलामत तो सब कुछ जो करेंगे वो जायज है भाई, और उनके सब कुछ। पहली बात तो जनाब, मुझे बादशाह सलामत शब्द पे एतराज है। मैंने आप पे नहीं, आपको भी होना चाहिए। अगर बादशाह सलामत होते, अगर बादशाह सलामत ही यहाँ पे होते तो माफ करिएगा हुजूर, ना तो वो निजाम रही और ना बादशाह रहे। बड़े बड़े बादशाह यहाँ पे चले गए। हम जनतंत्र और प्रजातंत्र और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और रहने हैं और इसी में है ना साहब? तो इसमें तो मुझे घोर आपत्ति है, घोर आपत्ति। आपको इस पे नहीं है कि हम बकरी चोर है, मुर्गी चोर है, इस पे भी कह दिया आपको आपत्ति है? हम बकरी चोर हैं? नहीं, अगर आप ही अपने ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि आप बकरी चोर हैं? नहीं, आप अच्छे खासे इंसान हैं, तो आप क्यों नहीं? जी एक मिनट, यू हैव टू होल्ड ऑन, यू हैव टू होल्ड ऑन। जी ये अभी भी नहीं, ये अभी भी मुगलिया सल्तनत में विश्वास रखते हैं और इसीलिए परिवारवादी राजनीति करते हैं। इनके यहाँ राजनीति का मॉडल ही यही है कि मुगल बादशाह के एक बादशाह को हटा करके कैसे उसका बेटा कब्जा कर ले। ऐसे ही किया ना अखिलेश जी ने कब्जा मुलायम सिंह। नहीं, बात आज मसला कुछ और है। नहीं, मुगलिया सल्तनत का नाम जब ये ले रहे हैं, बादशाह सलामत कर रहे हैं, तो बादशाह सलामत की कल्चर इनके यहाँ है। लारी साहब आप, मैं पूछूंगा लेकिन यू हैव टू होल्ड ऑन बहुत सलीके से। आप इनसे पूछें या इनसे पूछें या किनसे पूछें, लेकिन आपको थोड़ी देर में पहले मुझे अपनी इस पे करने दीजिए, डेकोरम पे मैं जनता पे आऊंगा। जनाब लारी साहब, देखिए बादशाह सलामत में इनको ऐतराज है। बादशाह सलामत उसको कहा जाता है तो जो राज करता है। ये कौन सा यहाँ पे राजतंत्र है साहब? लारी साहब, राजतंत्र कौन है? राजतंत्र में राजा ही तो राज कर रहा है। मैंने उनको तुरंत टोका। राजा राज कर रहा है, वो राजा भैया। मुझे लारी साहब तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लारी साहब, मुझे सिर्फ एक ही बात आपसे पूछनी है। अभी भी नींद नहीं खुल पाई है क्या? ये अभी भी उनींदी में है या आंख खोलना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते? दिख तो रहा है लेकिन फिर भी देखना नहीं चाहते। बकरी चोर क्या देखेगा भाई? हम बकरी चोर हैं और सब कुछ है, सब कुछ है। आई वोंट अलाउ एनीबॉडी। हम सब कुछ हैं, लेकिन जो 1044 लोग आप कह रहे हैं उसका वो नंबर बहुत ऊपर है। वहां कुछ नहीं हुआ था, वहां पे सब लोग अपने आप मर गए थे भाई। आप गलतफहमी में। राइट, मैं आया जनाब। जी प्रभात जी, देखिए सामने चल रहा है, हिरासत में ले ली गई है, ठीक है ना? अपने जो एनजीओ चलाते थे, जिन्होंने एक षड्यंत्र रचा उस समय, कुछ लोगों ने भ्रामक प्रचार करके, अरे भाई आप कहां इस देश को उस समय आप ले जा रहे थे? कोई नहीं बोला। विश्वास की जो बड़ी लकीर मोदी जी ने खींची है ना, उस लकीर को के आसपास कोई नहीं आ पा रहा है। 20 साल घुटते रहे वो। आज जरा सी कोई बात होगी ईडी की, पूरी पार्टी चली जाएगी, धरना प्रदर्शन करेगी। मतलब कहने का क्या मोदी जी ने कुछ किया था ये 20 साल में? राइट, मैं जनाब। देखिए, लोकतंत्र में तो सबको भरोसा करना ही है। जिस तरीके से न्यायालय ने फैसला सुनाया है आज, तो न्यायालय जो फैसला सुना रहा है तो उनके पक्ष में भी सुनाना चाहिए कि जिन लोगों ने उस बदहाली में कोख में लात फाड़ करके मारा गया था, जलाया गया था, क्या उनके दर्द को न्यायालय ने नहीं समझा? 60 लोगों की जान चली गई, न्यायालय उस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि वैसे ही अपने आप मारे गए सब के सब। सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात को समझते हैं कि आपने देखा कुछ सालों पहले
5 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर कहते हैं कि यहां भी गड़बड़ हमारे साथ हो रहा है। क्यों कह रहा था वो लोग? इसलिए कि कहीं न कहीं जब बड़े लोगों का मामला आ जाता है सामने, तो छोटे लोगों का मामला दबा दिया जाता, उसको किनारे लगा दिया जाता। जिक्र गोधरा कांड का भी है, और उसमें वो इस बात का भी जिक्र हुआ कि मैंने देखा कि गोद में बच्ची थी और मैंने जलते हुए देखा, इसका भी जिक्र था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वाली बात कर रहे थे। मैं आया राकेश, कांग्रेस की नेता। जी, बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। 20 साल का दर्द कई परिवारों के साथ भी रहा होगा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर उन पे कुछ लगा था और उस पे एसआईटी की रिपोर्ट अपहेल्ड की गई है, उसमें उसके ऊपर बात की गई है, उसके ऊपर कोई जांच फिर से नहीं बैठाई गई। जहां तक बात है कि ये लोग सीधे सीधे बोल देते हैं कि दर्द उन परिवारों का दर्द था जिनको जलाया गया या जो भी मरे, वो हिंदू या मुस्लिम हो। आखिर अगर ये रिपोर्ट में लिख के आता है कि संलिप्तता या प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया गया, जब रिपोर्ट में ये लिखा गया है, मतलब प्रमाण है तब भी सजा नहीं मिल रही है और प्रमाण नहीं है तब सजा मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब यहाँ की उत्तर प्रदेश में एक मंत्री का बेटा गाड़ी चला देता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि इतनी जल्दी क्यों की गई। उस सुप्रीम कोर्ट पे में कोई भी शक नहीं, गुंजाइश नहीं है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट तक जो पहुंचा, वो पहुंचाने वाला कौन था, उसकी रिपोर्ट करने वाला कौन? मैं आया जी। आरएलडी, देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन व्यक्ति दोषी नहीं है। क्या आप गोधरा के दंगों को नकार देंगे? क्या दंगे नहीं हुए देश में? अगर वो दंगे ट्रेन में इंसिडेंट हुआ उसको नकार देंगे? नहीं, बिल्कुल ही नकारेंगे, बिल्कुल नहीं नकारेंगे। क्यों नहीं जिक्र करेंगे फिर? नहीं, बिल्कुल जिक्र करेंगे। तो पूछा जाना चाहिए ना। चाहे हिंदू मरा हो, चाहे मुसलमान मरा हो, मैं यही कह रहा हूं। देखिए, यहाँ पे सवाल ये है कि सरकार की कार्यशैली क्या थी। आप कब तक धर्म के नाम पे उन्माद फैलवाते रहेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस बात का उल्लेख किया कि ऊपर ऑफिशियल्स में, ऊपर टॉप लेवल्स पे कहीं कोई किसी तरह का षड्यंत्र, इसी को बात कहा गया बार बार। देखिए, सवाल सरकार की कार्यशैली पे है, सरकार सवाल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस बात के लिए कहा कि हम उस पर कोई ऐसी प्राइमा फेसी चीज नहीं दिखती है। नहीं, सरकार किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से देश के अंदर वो थाली परोसी जा रही है धर्म की, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं जिस चीज का उल्लेख कर रहा हूं, मैं वहीं पे जाना चाहता हूं। इस समय क्या हो रहा है या नहीं, इस पर बात नहीं हो रही। जी जनाब राकेश। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नानावटी कमीशन ने क्लीन चिट दी, इन्हें भरोसा नहीं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इनको क्लीन चिट दी, भरोसा नहीं। हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी, भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, भरोसा नहीं। कैसे करेंगे भरोसा? वो पैमाना बता दें, वो बता दें मानक कि कौन सा मानक होगा। अरे भाई, जनता की अदालत ने क्लीन चिट दी है, जनता जनार्दन है और जनता ने क्लीन चिट दी है। फिर भी अब शर्मिंदा होकर के माफी मांगिए। यह समय माफी मांगने का है उन सारे लिबरल गैंग्स के लिए, वो सारे एनजीओ माफिया के लिए, वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये माफी मांगने का अवसर है। राइट, मैं आया जी। सुधा जी। प्रतीक जी, बहुत आसान है अपने पीछे 15-20 को खड़ा लेके करके ताली बजवा लेना। सही बात बात ताली की नहीं है, बात ताली की नहीं है, बात सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया वही बात है। और सत्य बात को कहने के लिए इस तरह चुप होके या किसी बात को रोक के, आप जानते हैं कि दोनों मरे, हिंदू मुस्लिम दोनों मरे, इस सत्य को कोई ठुकरा नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आपके अधिकारी ही संलिप्त थे तो सरकार किसकी थी? तो ये ऑब्जर्वेशन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का संदेह कहाँ है, किस पर संदेह है, यही मैं जानना चाहता हूँ। उस व्यवस्था पे है जहाँ पे, यानी आप माने कि वास्तव में कोर्ट का आंखों पे पट्टी बंधी है। बताइए, जब कोई घटना होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सभी लोग वहाँ मौजूद होते हैं? हम जो वहाँ भेजेंगे। आप तो प्रक्रिया, अरे आप कैसी बात कर रही हैं? खुदा, ये डॉक्टर साहब कैसी तर्क है ये कुतर्क है, केवल कुतर्क है। कह रहे सुप्रीम कोर्ट के जज देखेंगे जाकर के। अरे भाई, पूरी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी गठित हुई, एसआईटी ने जांच की, पूरी मामला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद भी भरोसा नहीं कर रहे। अरे भाई, कैसे करेंगे भरोसा? क्या राहुल गांधी जी सर्टिफिकेट देंगे क्या? कितने प्रशासनिक अधिकारी पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। आखिर वो व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं आवाज सवाल उठाया इस पर? यही तो बात है कि जब आप ये कहिए ना, या तो ये कहिए कि नहीं भरोसा, गलत है। सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है क्योंकि वही संज्ञान ले रहा है हर चीज का। जुडिशियल प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज होती है। और हमारी मोहतरमा सुधा जी जो कह रही है ना, ये स्पष्ट करें क्या इनको सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पे भरोसा है कि नहीं है? क्या ये कानून की, देखिए, सवाल ये हो ही नहीं सकता। ये सवाल ही बेतुका है कि इस पे भरोसा है या नहीं। इनको नहीं है। Want to believe in it? जी जी। देखिए यहाँ पे लारी साहब, मैं आ रहा हूँ, बहस के लिए आ रहा हूँ। जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ हिंदू मरा कि मुसलमान मरा, सबसे बड़ी बात है कि इंसान मरा। और दूसरी बात यह है, जब शासन था, जब कौन वहाँ पे मुख्यमंत्री था, उसके बाद कौन प्रधानमंत्री था, उन्हीं के बुजुर्ग थे, उन्हीं के नेता थे। उन्होंने कहा कि मैं
मोदी जी से उम्मीद करूंगा कि ये राजधर्म का पालन करेंगे। राइट। तो जरूर कुछ ना कुछ कहानी रही होगी जो अपने ही चीफ मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा, जो उन्हीं के पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। कुछ ना कुछ कहानी थी। अब दूसरी बात यह है, उन्हीं के कैबिनेट के मंत्रियों में से, मतलब जो मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, उन्हीं के मंत्रियों में से लेडी जो गिरफ्तार हुई और जेल गई वो हैं, उन्हीं के सहयोगी जो बेचारे अब नाबीना है, आंख से देख नहीं सकते, उन्होंने क्या उनके ऊपर जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था क्या क्या कहा, वो सब कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। ठीक है भाई, नहीं लिया गया। फिलहाल बादशाह वक्त का वक्त है, बादशाह को चलाना है राज, और राज चलाने के लिए उसको पहला सवाल आपका राइट फ्रेम में पूछा गया कि एक ऑब्जर्वेशन था और ये कहा गया था, अटल जी ने कहा ये बात, ये जिसको इन्होंने उल्लेख किया, ये बात सही है। लेकिन हाँ, इनकी गाड़ी वहीं अटक गई है। बादशाह पे तो मैं वहां तो नहीं आऊंगा। नहीं, देखिए, राजधर्म का पालन होना ही चाहिए, ये तो सार्वकालिक बात है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती है। आज भी जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजधर्म का पालन तो सबको करना चाहिए। इस सार्वकालिक बात में गलत क्या था? अटल जी ने यह नहीं कहा कि यहां राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा राजधर्म का पालन होना चाहिए, और निश्चित तौर पर वो हो रहा था। और राजधर्म के पालन को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। यहाँ राजधर्म का नहीं, राजतंत्र का पालन हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या करके और राजतंत्र का पालन कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं राजधर्म की, कहाँ पे पालन हो रहा है राजधर्म का, ये बताइए मुझे। मैं शुएब सिद्दीकी साहब जी, मैं आ रहा हूँ वन बाय आप बहस में रहे, वरना मुश्किल होगी जी। प्रतीक साहब, देखिए, ये डिबेट बिल्कुल दूसरा मोड़ ले रही है। सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं, लेकिन उसकी बात को हर पार्टी नजरअंदाज कर रही है, सियासत खेलना चाह रही है। मैं एक शेर से बात शुरू करूंगा अपनी, कि मैं एक बार सुन ले, मुकम्मल कर ले बात। मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं अपने मेयार से नीचे तो आने से रहा, शेर भूखा हूं मगर घास तो खाने से रहा। आपका भाई पेशे से वकील है और हमेशा उसूलों समझौता किया है, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान हो। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और जाफरी साहिबा ने डाला हाई कोर्ट में। आपके एसआईटी ने रिपोर्ट लगाई, जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने ऐसा पाया कि ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने उसको चैलेंज दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में आज बहस नहीं हुई है। असल में डिबेट पे आने से पहले थोड़ा सा आदमी पढ़ ले, बेहतर है। मैं माफी चाहूंगा सबसे, सब मेरे बड़े भाई हैं, सबसे नाहल मैं ही यहाँ पे हूँ। ये दिसंबर में सुनवाई हो चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट क्या, हर अदालत का एक नजरिया अपना होता है पर्सनली, कि कोई बेगुनाह जो है ना फंसे, चाहे कोई कसूरवार छूट जाए। उन्होंने बहुत देर में फैसला दिया और एक मुल्क के प्रधानमंत्री के उसमें फैसला दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को नजर में रखें, ना कि बीजेपी को रखें। और मुल्क के प्रधानमंत्री को इन्होंने छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 में स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट को, जब वो चाहे सुनवाई कर सकता है, चाहे वो किसी का ये याचिका हो या कोई कंप्लेन हो, जो उन्होंने किया है। तो मैं चाहता हूं इस पे बहुत ज्यादा आज सियासत ना करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आप उसको माने। और जो ये कांड हुआ है, इसकी आग जहां नहीं पूरे हिंदुस्तान में गई, सबको राइट। जनाब देखिए, ऐसा है कि आज 25 जून है, और 25 जून 1975 को ये काला कानून इमरजेंसी वाला आया था। और वो जजमेंट क्या हुआ था? जजमेंट ये हुआ था कि एक प्रधानमंत्री जो है हारा था, और हारने के बाद तो कोर्ट जो जजमेंट देती है, कोर्ट जो है वो एविडेंस देखती है। प्रॉपर एविडेंस जब उसके अदालत में उसके सामने आता है, जैसे 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, आपराधिक षड्यंत्र, आया एविडेंस सामने, उसने एविडेंस देखा, एक वकील पक्ष के, एक वकील विपक्ष के, दोनों की उसने बहसें सुना, उसने एविडेंस लेकर के प्रॉपर एविडेंस में जजमेंट दे दिया। कोर्ट कभी ये नहीं देखती कि जो एक्यूज सामने आए वो प्राइम मिनिस्टर है कि अडानी है कि अंबानी है, आज के जमाने वो नहीं देखता, नहीं देखता है कोर्ट। आज के जमाने में वो जज नहीं है। जनाब आली, समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता जज के ऊपर सवाल उठा रहे। आप क्या अखिलेश यादव सर्टिफिकेट देंगे? आप क्या चाहते हैं, अखिलेश यादव सर्टिफिकेट दे? सुप्रीम कोर्ट का जज कौन नियुक्त होगा? ये तो आप गलत कह रहे हैं। जनाब आली, नहीं। हाँ जी, आज वो लोग नहीं बचे। जज की प्रक्रिया क्या है चयन की? आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज के चयन की प्रक्रिया क्या है? सवाल ये, नहीं, एक मिनट, तमाम सारी चीजें नहीं, तमाम सारी चीजों, नहीं, एक मिनट, तमाम सारी चीजों पे खोजना शुरू करें तो हम कहां खड़े हैं यही तय करना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि संवैधानिक प्रक्रिया है। आपने कहा कि अब वैसे जज नहीं बने, मैं कहूं कि बचे हैं, नहीं बचे हैं। मैं आपसे ये सवाल करूं कि वैसे नेता हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो भी नहीं है। मीठा। और क्या वैसे लोग बचे? जो वैसे लोग बचे,
जो ये बता पाए कि नहीं उदाहरण देने योग्य है। जी जी आया जनाब जनाब जनाब। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। शाहबानो के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, मान लिया था इन्होंने। शाहबानो के केस में टेम्पो लगा लगा के जो है प्रदर्शन किए गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, मान लिया इन्होंने। नहीं माना, इनके अनुकूल निर्णय हो ये मानेंगे, इनके अनुकूल नहीं हो ये नहीं मानेंगे। राइट, मुस्लिम लीग मैं आ रहा जी। मुस्लिम देखिए, हमने तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान लिया, क्योंकि जब बाद में बाबरी मस्जिद आई, हमने प्रक्रिया का पालन करते हुए हमने अपने रिट दायर करी, इसको खारिज कर दिया, हम चुपचाप बैठ गए। लेकिन नहीं, हम चुपचाप बैठ के मतलब ये इसमें आपका कोई दर्द झलकता है, मुझे दिखता है। क्योंकि प्रक्रिया तो हमने करी ना, हमने जो है प्रदर्शन तो नहीं करा, हम अदालत के खिलाफ तो नहीं गए, लेकिन हमने नारा भी नहीं लगाया कि कोर्ट को ऐसे फैसले देना चाहिए जो मान्य हों। नहीं, आपको कोर्ट पे विश्वास था। सुनिए, कोर्ट जजमेंट करेगा हम मानेंगे। ये कह के आ रहे थे शुरू से ये कह के आ रहे थे कि जो अदालत फैसला करेगी राम मंदिर पे हम उसको मानेंगे। और उसके बाद वो जज साहब तो कह के आ रहे थे। हमने उस पर भी एतराज नहीं किया। हाँ जी हाँ जी। अरे एक मिनट, और वो जज साहब जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला किया वो राज्यसभा चले गए, हमने वो भी एतराज नहीं किया। ठीक जनाब, ये तरीका ठीक नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, चौक चौराहों पर चाय की दुकानों पर देश की सुप्रीम कोर्ट को रुस्वा करना, यह तरीका ठीक नहीं है। राजनीति में आप हारे या जीते, फैसला आपके पक्ष में आए या हारे। अरे भाई, बहुत बार कोर्ट के कटघरे में हम खड़े हुए हैं, हमने सामना किया है। प्रधानमंत्री जी 10-10 घंटे तक मुख्यमंत्री रहते हुए एसआईटी की जांच का सामना कर रहे थे। ईडी की जांच के नोटिस पहुंची नहीं कि मुख्यमंत्री इनकी पार्टी के जाकर के वहां बैरिकेडिंग हिलाने लगे। शर्म नहीं आती है? ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने वाले लोग, तानाशाही प्रवृत्ति को लागने वाले लोग, आज अच्छी याद दिलाई 25 जून की, लोकतंत्र का काला अध्याय लिखने वाले, देश पर इमरजेंसी थोपने वाले, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और शर्मानी चाहिए। इसीलिए जनता ने आज बाहर का रास्ता दिखा रखा है, इसीलिए जनता की मैं आ रहा। जब ये बात कहते हैं लोकतंत्र की तो मुझे बड़ी हंसी आती है। माननीय हमारे त्रिपाठी जी वकील भी हैं, बहुत किताब उताब पढ़ते रहते हैं और अपने पीछे हमेशा किताब रख कर रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बार बार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मानवाधिकार का हनन कर रही है। उत्तर प्रदेश में न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है न्याय दिलाने के लिए, ये न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तमाम ऐसी हाथरस की उस मुद्दे पर भाईचारा कायम करने के लिए जब वो कांड हुआ, भाईचारा को ही बनाने के लिए लोकसभा में जब इस चर्चा हो रही थी कि न्याय मिलनी चाहिए, इस पे राजतंत्र की पालन की बात हो रही है। नहीं, आपको इस प्रक्रिया में कहां दोष लग रहा है जो इस प्रक्रिया के फाले में है? सवाल नहीं है, जो इसमें आज मौजूद बहस है। सवाल इस बात का है कि अगर ये लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं तो जो फैसला कोर्ट में बैठ कर फैसला दे रहे हैं उसको ओहदे पद पर कैसे पहुंचाया जा रहा है? दूसरी सवाल। जी मैं देखिए प्रतीक साहब, देखिए ऐसा है जैसे जज साहब पे भी इल्जाम लगाया या राज्यपाल या राष्ट्रपति, ये बताता चलूं, इसलिए मैं कहता हूं एक बात मुकम्मल हो जाए एक सेकंड में, कि अभी जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो एनडीए का अपना कैंडिडेट है और कांग्रेस का अपना विपक्ष का है, लेकिन ये जब तक है जब तक वो राष्ट्रपति बने ना, ये बात को समझना चाहिए, हर इंसान को किताब पढ़ के आना चाहिए। जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो बीजेपी के नहीं होंगे, वो पूरे इंडिया के होंगे, मुल्क के होंगे। उसी तरह राज्यपाल होता है। और हाईकोर्ट जैसे जज को कहा आपने, तो देखिए फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, मैं सपोर्ट में प्रधानमंत्री के या बीजेपी नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इंसाफ की बात बोल रहा हूँ। अब आप कम से कम जज के ऊपर उंगली ना उठाएं, ना किसी राष्ट्रपति पे ना प्रधानमंत्री उठाएं। यहाँ मोदी की बात नहीं हो रही है। एक प्रधानमंत्री पे एक इल्जाम लगा था, उन्होंने 20 साल सब्र किया या उसके पैरवी करी तो मतलब नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रपति या राज्यपाल या जज बन जाता है तो हमारा आपका ये अधिकार है कि आप उनको सम्मान दें, उनके फैसले को सर आंखों माने, और आपके पास आगे भी रास्ता है, आप आगे जाना चाह रहे जाए, लेकिन इस मुल्क की जो संविधान उसको बचाए रखें, उसको खिलवाड़ ना बनाए। राइट जी। यहाँ पे डिबेट हो रही है, जो आज सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, एक आदमी के ऊपर डिबेट हो रही है कि उनको क्लीन चिट मिल गई। 1044 लोगों की कोई बात कर रहा है कि उनके साथ क्या हुआ या उनके साथ क्या हो गया, उनके परिवार कोई सदस्य। एक ऐसा केस था जनाब आली, ऑफकोर्स 144 पर भी बात हो और तमाम सारे लोगों पर भी बात हो। हाँ मैं जानता हूँ 84 के दंगे पे भी बात है, मुझे मालूम है 84 के दंगे पे। जी जी मैं आ रहा हूँ जी। हर साल दंगे होते थे, एक दंगे में आज तक कांग्रेस का कोई नेता वहाँ पकड़ा गया? बताइए। मैं कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता। सवाल ऐसे नहीं। मैं एक मिनट अरे भाई, मैं उस आम आदमी की ही बात कर रहा हूँ जो दंगे में शिकार हुए थे। एक मिनट भाई एक मिनट सुनिए। आप इधर देखिए ना, मैं पूछना बोल रहा है ना, आपको बोलना है ना, और आप सुनिए। अब आप बोलिए आराम से। हाँ जी आप बोलिए। जो मेरा कहना है, इन लोगों को आज संविधान याद आ रहा है, आज व्यवस्थाएं याद आ रही हैं। 1984 दंगे में पेड़ गिरता है, धरती हिलती है,
धरती हिली, हजारों लोग मर गए, उनका इंसाफ कहाँ गया? आज वो सिख भाई जो अपने गुरुद्वारों में फोटो लगाए बैठे हैं, किसने इंसाफ दिया उनको? प्रधानमंत्री 10 साल सिख था, कभी उसने एक जबान नहीं कहा कि हमारे नेताओं से गलती हुई है। राइट, ये सवाल मैं ऑफ कोर्स वन बाय वन। जी जनाब। प्रतीक सर, यहाँ इतनी देर से बात हो रही, मैं सबकी सुन रहा हूँ। गुजरात में दंगे हुए, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, उस पर दबाव उठ रहा है, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे का जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उसमें कोई सरकारें नहीं दिया। कश्मीर में बवाल हुआ, कोई समझौता नहीं आया, कोई उनके ये फैसला नहीं हुआ। भाई साहब ने अभी 1984, आज 25 दिसंबर में, हम 25 तारीख को हम लोग खड़े हैं, ये 1984 इसी दिन जो इमरजेंसी लागू हुई थी, उसके बाद दंगे हुए, उसका कौन जवाब देने वाला है? लेकिन आज तक किसी ने कुछ पर बात नहीं करी। बात होती है अगर सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका किसी को क्लीन चिट देती है। सवाल दरअसल ये है, जब मैंने बात, उन्होंने कहना शुरू किया, जिले सुबानी, बादशाह, तमाम सारे शब्दों से नवाजना शुरू किया लारी साहब ने, तो मैंने यही बात कही थी कि जब आप लारी साहब, मैंने आपसे सिर्फ एक ही सवाल कहा, लारी साहब मैंने सिर्फ आपसे एक ही बात कही, आप चाहे जो कहें, बकरी चोर या कोई चोर, मुझे कोई एतराज नहीं, आप खुद अपने को नवाजें, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं बात एक ही सिर्फ कहना चाहता हूं कि अगर अब भी सो रहे हैं तो नींद क्यों नहीं टूटती है आपकी, ये मैं जानना चाहता हूं। बस यही एक कारण है। और मेरा एक सवाल ये है, मेरा सवाल हुजूर आले, निजामत नहीं रही, अब ये लोकतंत्र है, यहाँ पे वोट से ही मामला। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं उसी जगह, हुजूर मैं वहीं आ रहा हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लखनऊ में मौजूद बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए आपके साथ हूं, और शर्मा टी स्टॉल पे जहां पे बहस का आगाज हुआ था, वहीं पे मौजूद हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ करा देते हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। रजा हुसैन रिजवी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तारिक अहमद लारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया लारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अतीक साहब मुस्लिम लीग से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को फिर से शुरू करते हैं, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुजरात के दंगों पर ही बातचीत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लीन चिट दी, उस पर सवाल, और उसी पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश के कि षड्यंत्रकारियों को माफी मांगनी चाहिए, और ये इशारा उस तरफ था जो उन्होंने कहा कि पूरे 18-19 साल जो एक प्रताड़ना, एक तरह का जो सहन किया, उससे बाहर क्लीन चिट साफ होकर लौटे हैं या आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी माफी मांगने के लिए। जी जितनी बातें इसमें हो रही थी, मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे किसी को शंका सुबह नहीं है। जो बात मैंने स्टार्ट की थी, मैं 2 नाम लेना चाहूंगी, एक केएस द्विवेदी जी और एक संजीव भट्ट, 2 प्रशासनिक अधिकारी। एक भागलपुर दंगे का उस पे संशय होता है, 89 के भागलपुर दंगे का, वो डीजीपी बन जाता है बिहार का, उस पे कितने प्रश्न उठे। दूसरा आता है एक संजीव भट्ट जो विरोध में बोल रहा था, वो जेल में बंद रहता है, उस पे इतनी जांच, एक ही वारंट पे 2-2 बार घरों की जांच होती है। तो आप देखिए प्रश्न उठाने का खामियाजा और चाटुकारिता करने का। सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया भट्ट का भी किया, उसमें साफ उल्लेख है, जो आपने ऑब्जर्वेशन है उसमें देखिए, उन्होंने इस बात पे कहा है कि कहां पे एपेक्स लेवल पे, यानी ऊपर कहीं षड्यंत्र या कहीं कुछ था, और कहीं लापरवाह एक फॉर्मल सी अप्रोच थी कहीं पे। जी षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा था क्या? मुख्यमंत्री लेवल पे कोई षड्यंत्र? हुजूर आली, मैं यही कहना था, आने बादशाह वक्त को सम्राट हिंदू। पहले तो लारी साहब मुझे इस शब्द से बहुत ज्यादा एतराज है आपसे। बादशाह नहीं हिंदू, देखिए लारी साहब बहुत सारे सवाल कहे जा सकते हैं, आपको पलट के मैं सवाल कर सकता हूं, नहीं, लेकिन वो मैं इस रिवाज को मानता नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा की जानी चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 700 सालों में
अगर 700 सालों में लारी साहब आपकी नींद नहीं खुली, 700 मैं आपसे कह रहा हूं, ये मुगलिया सल्तनत नहीं है, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद देश आजाद हो गया 1947। नींद नहीं खुली आपकी। जी नो, लारी साहब, या तो आप मुझे नहीं जानते या मेरे प्रोग्राम से वाबस्ता नहीं है। जी भाई, आप मुझे भी नहीं जानते थे। तो लारी साहब, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं बहुत साफ गोई के साथ। लारी साहब, मैं आपको बहुत नहीं, मैं जवाब दूंगा। ये मेरा प्रोग्राम है, मैं जवाब दूंगा इसका। लारी साहब, नहीं, मेरे बीच की नहीं है, मुल्क के बीच की बात है। और इस जनता और मुल्क के बीच की बात है। लारी साहब, नो बडी विल से एनीथिंग, नो बडी विल से एनीथिंग, दिस इज बिटवीन यू एंड आई विल गिव ए रिप्लाई। लारी साहब, आपको ना तो वोट पे है, ना देश पे जनतंत्र पे विश्वास है, ना मुल्क पे, ना संवैधानिक संस्था पे। माफ करिएगा, किसी ने कुछ एक दिन पहले कुछ कहा था। बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये खून जितना आपका उतना इस मेरे में भी खून गिरा है। और हमारे दोनों के पुरखे एक हैं। आप नींद खोल लीजिए, आपको लगता है कि 700 सालों में देश आजादी नहीं हुआ, जहां था वहीं रहा। बहुत माफी चाहूंगा। जी प्रतीक साहब, ऐसा है जैसे भी इन्होंने जिल्ले सुबानी, ये मुल्क है, आजाद मुल्क है, और आप इसीलिए बोल रहे हैं। पड़ोस में होते तो बोलते नहीं। जी प्रतीक साहब, देखिए प्रतीक साहब, ऐसा है, हम पैदाइशी नहीं, यहाँ पे अपनी मर्जी से रह रहे हैं। पैदाइशी हमारी जरूरत नहीं, हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं। लारी साहब, हमारे पास दो थे। लारी साहब, हम चले जाते हैं, हम रुकते, हमने रुके, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। लारी साहब, अब सुनेंगे, अब लारी साहब सुनेंगे। हमने आपसे पहले कहा, हमारे आपके पुरखे एक हैं, हमारा आपका डीएनए एक है। जितना खून मेरा इसमें गिरा है, उससे ज्यादा खून आपका गिरा है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, आपकी आजादी हुई, मैं 500 गांव की जिम्मेदारी जो जोध बोल रहा था उसको बांट दी। ये तुम लोग रखो, आजाद मुल्क हो गया है। अब सुनिए, ज्यादा बोलने वाला क्या होता है ये भी आप जानते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये एक बात बहुत निवेदन करके कह रहा हूँ। इस मुल्क के में हम एक वोट डालते हैं, उसके बाद एक नेता चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, फिर एक देश का प्रधानमंत्री होता है। उसे कहते हैं, मैं भाई एक कपड़ा पहन कर आता हूँ और 4 डिबेट एक कपड़ा में निपटा देता हूँ। मैं 3 कपड़ा नहीं बदल पाता हूँ। लारी साहब, तभी तो बादशाह और जिल्ले सुबानी उनको कहा जाता है। लारी साहब, मैंने आपसे कहा, लारी साहब मैंने आपसे कहा, नहीं बदल पाता। लारी साहब, मैंने गरीब आदमी हूँ। अच्छा, मुझे नहीं मालूम ये लखनऊ में वो अभी है या नहीं जहाँ इलाज होता, मुझे नहीं मालूम कुछ। जी जनाब। नहीं, देखिए, मैं सवाल तो आज ये होना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये सवाल उठ ही नहीं सकता, इस पर कोई सुबह डिबेट नहीं हो सकती। आज तो सवाल ये उठना चाहिए कि 18-20 वर्षों तक जिन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया है, क्या वो माफी मांगेंगे या नहीं। सवाल तो ये होना चाहिए था। अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोग सवाल खड़े करने वाले जिनको संविधान में विश्वास नहीं, जिनको न्यायपालिका में विश्वास नहीं, जिनको जनता के द्वारा चुने गए फैसले पर विश्वास नहीं। और मैं तो कह रहा हूं, इनको बोलने दीजिए। ये लोग एक्सपोज होते हैं, ऐसे ही एक्सपोज होते रहेंगे और जनता की अदालत में लारी साहब, मुझे बड़े माफी के साथ, पालन नहीं कर पाए। लारी साहब, मैंने अपनी डिबेट से आज तक किसी को कहा नहीं कि आप चले जाइए। आप मुझे कह दीजिए, मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं, एक मिनट रुकिए, आप कह दीजिए मैं चला जाता हूँ। बीच में मत बोलिएगा। लारी साहब, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। मैं आपको सिर्फ एक वाक्य के लिए कह सकता हूं चले जाइए, और वो ये था कि ये मेरा मुल्क है और ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, जिल्ले जुबानी नहीं, बादशाह नहीं। आप चले जाइए, आप चले जाइए, आप चले जाइए, आप चले जाइए। नो यू प्लीज गो, आप चले जाइए, चले जाइए, आप चले जाइए। नो प्लीज गो, प्लीज चले जाइए। अजब है, मतलब आप भाई पीछे, आप ये नहीं सुनने का चाहते कि इस देश में अगर एक सत्ता आ गई किसी की, आपको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके चश्मे ने कुछ और देखना चाहा था। अरे ठीक है, अगली बार आपकी होगी, हम उसके बाद वही कहेंगे। हम ये थोड़ी ना कहने लगेंगे कि जिल्ले सुबानी, बादशाह, नवाब, ये थोड़ी ना कहने लगेंगे। ये कौन सी चीज हुई? ये किस तरह के कैसे देश में कौन सी कल्चर है? ये कौन सी कल्चर? ये तो मुझे नहीं समझ में आया। प्रभात जी, देखिए प्रतीक जी, कल जब बच्चे खड़े थे, आपने एक बात कही थी कि एक ऐसा भारत होना चाहिए जहां पहाड़ हो, जहां समुद्र हो, मतलब नदियां हो, पेड़ हो, सुरक्षित भारत। ये सब खा गए ये लोग।
पेड़ कटवा के खा गए। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे बात करी सीधे। लारी साहब की सोच हो सकती है, सोच उनकी गलत है। सोच दुख हो रहा मुझे आज इस डिबेट में कि ये कैसी सोच के लोग इस देश के अंदर अभी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में वोट से लोग चुने जाते हैं, आप सवाल उठाते हैं, सवाल आपके ऊपर उठने चाहिए कि 4 दशक से आपने क्या किया। जब आपने देश में इमरजेंसी लगाई, जब आपने सारे सीबीआई को तोता कहा गया आपके कार्यकाल में, आप पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं। आप पत्रकारों पे ये कहते हैं कि जो मेहनत करते हैं उसमें कहते हैं कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। आज मैं आपकी डिबेट में कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों की समाज में जगह नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये मुल्क सबका है और मैंने बार बार ये कहा, बराबर है, सबका है, सबके हिस्से का है। लेकिन कोई बार बार ये कहे कि बादशाह, जिले सुबानी, नवाब, तो मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का वो अपमान करता है और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने वाले की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कम से कम डिबेट में, जो कि सार्वजनिक जगह पे होती है। क्योंकि हमारे वो तमाम सारे लोग देखते हैं जिन्हें लगता है कि एक मिनट रुकिए, भारत माता की जय का मतलब यह हुआ कि हमें हर चीज पर विश्वास करना है, जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमें ये नहीं, इस बात का भी विश्वास नहीं है कि हमने जो मेरे बगल में और हमने वोट डाला है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो इसमें ना तो बहस और ना कोई बातचीत हो सकती है। जनाब अली, जनाब देखिए, बादशाह और जिले इलाही कहने वाले जो कहते हैं लोग, तो आप ये समझ लीजिए कि ये लोग जो आए थे मुगल, ये आक्रांता थे। ये देश के अंदर कोई इस बहस को दफन करिए रिजवी साहब, इस बहस को रजवी साहब, इस बहस को दफन करिए। मैंने मुश्किल मुद्दा है वो ले लीजिए आप। हाँ। आज का मुद्दा जो है, हाँ। एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो है कोर्ट में दे दी। जी रिजवी साहब, ज्यादातर ये होता है जब एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट देती है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन हुआ ये कि वहां पर जो है वो जकिया जाफरी ने कहा कि साहब ये जो क्लोजर रिपोर्ट आई है इस पर हमें विश्वास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ठीक है, जो सीबीआई के पूर्ण निदेशक हैं राघवन जी, उनके नेतृत्व में हम जो है इसकी फिर से जांच करा लेते हैं। तो फिर से इस क्लोजर रिपोर्ट की जांच हुई, फिर दोबारा जांच हुई। देखिए कोर्ट ने कितनी ईमानदारी से काम किया। जब जकिया जाफरी ने कहा था हमें क्लोजर रिपोर्ट पे विश्वास नहीं है, हमें क्लोजर विश्वास, जबकि क्लोजर रिपोर्ट जब भी कोर्ट में आती है एसआईटी की, वो प्रथम दृष्टया एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन जब कोर्ट में कहा जकिया जाफरी ने कि साहब हमें इस पर विश्वास नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, सीबीआई के पूर्ण निदेशक आर.के. राघवन को हम जो है वो कहते हैं फिर से जांच करेंगे। और फिर से जांच हुई, फिर से जांच होने के बाद वो रिपोर्ट आई, फिर रिपोर्ट के बाद अच्छा जो है नरेंद्र मोदी पर क्या था, दंगों में साजिश का। नरेंद्र मोदी पर खाली यही था, दंगों में साजिश का। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पढ़ा कि भाई नरेंद्र मोदी जी दंगे में कहीं साजिश में है नहीं, तो इसलिए उस क्लीन चिट दे दिया, खत्म कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है, सही निर्णय दिया है, इसका स्वागत होना चाहिए, चारों तरफ लोगों को खुश होना चाहिए। मोहम्मद अतीक जी, ऑफकोर्स, बिल्कुल। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, क्लीन चिट दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसकी जांच आगे इस और नहीं हो सकती जब तक कोई नया सबूत नहीं आ जाता। अगर कोई नया सबूत आएगा तो आगे बात चल सकती है। और अभी जो माफी मांगने की बात हो रही थी, माफी तो उन्होंने नहीं मांगी, जिसने अयोध्या में हलफनामा दायर किया था, उन लोग ने आज तक नहीं माफी मांगी। अदालत में हलफनामा दायर किया था, मांग ली माफी। कौन कह रहा है माफी मांगने के लिए? इस हिंदुस्तान में गलती करके माफी कोई नहीं मांग रहा। यही दिक्कत है, चाहे दंगे चाहे मुजफ्फरनगर में हो और चाहे गुजरात में, माफी नहीं मांग रहा है आदमी। गलत को गलत नहीं कह रहा है और दूसरों को आईना दिखा रहा है। और लोकतंत्र में वोट देकर सरकारें बनती हैं, लेकिन देख लिए हॉर्स ट्रेडिंग कहां कहां किस किस स्टेट में नहीं हुई, कैसे जो है कैसे लोगों विधायकों को जो है खरीद के फरोख्त के कैसे सरकारें बनाई जा रही हैं। वोट की कीमत कहां है? वोट की कीमत। मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल एग्री हूं कि लोकतंत्र का जो उच्च उदाहरण है वो रखा जाना चाहिए, ये बात आपकी सही है, ये मैं मानता हूं। लेकिन कोई ये कहे कि रुकिए साहब, गुजारिश की जरूरत नहीं है, आप ही का है। कोई ये कहे कि नहीं वो तो बादशाह हैं, तो बादशाह तो हम नहीं चुनते, हम तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, या तो एमएलए या तो एमपी चुनते हैं, वो चुनते हैं, ये तो बात हो सकती है। बादशाह चुने नहीं जाते, बादशाह छीनते हैं। हमने छीनने वाला नहीं तय किया। जी जनाब, डिबेट से तो आपने बाहर निकाला है, जनता ने तो पहले ही सत्ता से बाहर निकाला। उसको पॉलिटिकल मैं त्रिपाठी जी बहुत भारी दिल से कह रहा हूं, मुझे इस पॉइंट पे हटाना पड़ा उन्हें कि वो बार बार बादशाह। अरे कौन बादशाह? इस मुल्क में बादशाह राज करता है।
कोई राजा है यार, हम यहाँ कोई वो जिस संस्कृति के साथ आते हैं वो इसी प्रकार के, मैं इसलिए कह रहा था कि आप दिखाइए, उन्हें एक्सपोज होने दीजिए, जनता के बीच में उनका चेहरा जाने दीजिए, जनता देखे ना समाजवादी पार्टी की क्या विचारधारा है, कैसे परिवारवाद के आधार पर पिता को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया जाता है। प्लीज छोड़िए, मैं आपको अलाउ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिबेट कहीं बहुत लार्जर स्केल पर हो रही है और मैं परिवार पर जाना नहीं चाहता। जी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद से ही बोलना चाहिए, ये सबको करना चाहिए। बात आई थी भारत माता की, आपने कहा कि भारत माता को पहले जानिए तब बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था भारत माता है कौन? ये जो कुछ दिख रहा है, जितने लोग खड़े हैं, आसपास जो कुछ भी है, यही है भारत माता प्रतीक रूप में। और जब इनकी सुनवाई ना हो, इसके बारे में न्याय ना हो, इनके बारे में ना सुनवाई हो, तो भारत माता की जय बोलने के पहले 10 बार सोचिए आप लोग, क्या सच में आप सबकी जय हो रही है? ये सवाल एक्सेप्ट जी, आप बोलिए। आप जी अब इन्हीं का सवाल पे बोला था। जी भारत माता की जय मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं तो क्यों बोल रहे हैं ये जानना चाहते क्यों हम लोग भारत में रहते हैं, अपने देश की जय बोलेंगे। किस बात पे बताइए ना? नहीं भाई, इसमें थोड़ी ना बहस हो सकती है, किस बात पे नहीं हो सकती है। नहीं ये नहीं हो सकता डॉक्टर सुधा, ये नहीं हो सकता। बोले हम बोल रहे जी, मैं आ रहा सुधा आ रहा। नहीं मैंने देख लिया जी। नहीं बोले कि इसमें कोई तर्क नहीं हो सकता, इसमें कोई तर्क नहीं हो सकता। जी हाँ ठीक, मैं आ रहा हूँ। ना सुधा, मैंने मुझे मालूम है, प्लीज। हाँ मुझे मालूम है सब। जी देखिए आज प्रधानमंत्री को डॉक्टर सुधा कोई बहस नहीं। डॉक्टर सुधा इसमें बहस क्यों भारत माता की, ये सवाल दूसरा है, वो इधर है। आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर सुधा, आपने एक्सप्लेन किया जो भी दिख रहा है वो भारत माता का अंग है। इन्होंने बोला भारत माता की जय। अब आप ये सवाल नहीं कर सकते क्यों बोला, ये नहीं हो सकता। जी जनाब। जी आज प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट मिली है कोर्ट के द्वारा, बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिली। मगर मैं कहना चाहता हूं, जो अभी बार बार कोर्ट पे सवाल उठाया जा रहा था, गगोई पे बात उठी, उस पर उठी, जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था वो किसी पक्ष में नहीं आया था। बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था के नाम पे दिया गया था। हमारी बाबरी मस्जिद हमारी है, पूरे लिखा हुआ है उसके अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट जो है, आस्था के नाम पे बाबरी मस्जिद हमारी दी गई। उसमें लिखा गया कि इसके अलावा अब कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट को किसने अधिकार किया, वो क्या कहते हैं, ज्ञान बाबरी मस्जिद को दोबारा फिर से स्टार्टिंग। बाबरी की जगह आप ज्ञान वापी बोल रहे थे। ज्ञान नहीं, बाबरी मस्जिद का फैसला तो आ चुका, उसके बाद जो ज्ञान बाबरी मस्जिद का दोबारा उठाया गया। वापी है भैया, बाबरी नहीं है, ज्ञान वापी है, बाबरी नहीं है, ज्ञान वापी मंदिर, ज्ञान वापी मंदिर है। ज्ञान वापी एक मिनट ठीक, मैंने ठीक है मस्जिद ठीक। उसका दोबारा भी उसको वेरीफाई क्यों किया गया जब कोर्ट का आदेश आ गया था कि अब इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, कि दोबारा उस पे नहीं किया गया था। बाबरी मस्जिद वाले इस मामले में कोई नहीं किया गया था, वो कंटिन्यूअस केस चला है, कंटिन्यूटी में केस चला। जी जनाब मैं आ रहा हूँ। जी मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ भाई। जी जनाब किस पर कहना चाहते हैं? सुन लिया मैंने। जी किस चीज पर? मेरे बात पे जो चल रहा है, इस फैसले पे जो बात है, फैसला जो हुआ है, प्लीज मैं आ रहा हूँ। ये फैसला जो हुआ है, ये इतना अच्छा फैसला हुआ है, इस फैसले को तो चारों तरफ लोगों को खुश होकर के स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर एंगल से देखा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया है कि बस आया रिपोर्ट और रिपोर्ट पढ़ी गई और उसके बाद, हर एंगल को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। राइट जी वकील साहब बताइए। वकील साहब देखिए, कोई शेर मत सुनाइए, सीधे क्योंकि जनता बिल्कुल सीधा सुने। हाँ वकालत करिए। देखिए जैसे अभी इन्होंने एक बात कही, एक साहब जो भी बहस करे, तो मैं लंबी बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। हमेशा ऑर्डर जो होता है वो कई पन्नों का होता है, उसको पहले जाकर देख लें। उनका आदेश था कि प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट दी गई, लेकिन उन्होंने पूरे हवाले दिए हैं, जिस तरह वो जिक्र कर रहे थे जकिया का, ये जो पीसीएस अधिकारी थे, जिक्र सबका है और अभी ऑप्शन सबको है। इस पे मेरी एक गुजारिश हर पार्टियों से है कि इसमें सियासत ना करके, संगीन मसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको क्लीन चिट दी है, आप सलाखों सुप्रीम कोर्ट को मानिए, और उसके बगैर आप इस मुल्क में संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, जो किसी को नहीं जाना चाहिए। राइट जी। देखिए मुद्दा ये है ही नहीं कि किस व्यक्ति को क्लीन चिट मिली और किसको नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले नहीं, एक बात बताइए, एक व्यक्ति विशेष अगर कहीं भी पूरे 19 साल के पूरी एक यात्रा से गुजरा है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जिसके ऊपर इल्जाम रहे हो और वो हर जगह से फेस करके आया हो और वो संविधान के कैसे पद पर भी बैठा हो, तो क्यों नहीं कहेंगे आप? सच को सच कहना भी क्या पाप है? ये तो कहा जा सकता है ना। और इतना राजनीतिक विद्वेष क्यों? इतना राजनीतिक विद्वेष नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं देख जरूर रहा हूं आपकी तरह। सवाल इतना कि इतना राजनीतिक विद्वेष को
बस सिर्फ इसलिए क्योंकि MODI लिखा हुआ है, इसलिए हाँ जी, मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है और ये बात सच है। सिर्फ इसलिए प्रभात जी, लेट मी स्पीक। सिर्फ इसलिए विरोध क्योंकि मोदी है, इसलिए विरोध। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप इसलिए नींद नहीं खोली, आपकी आंख इसलिए नहीं खुलती कि आपने सुबेरा एक समय मुगलिया पीरियड में देख लिया, उसके बाद आपने कहता अब तो होगा ही नहीं कुछ। जी, हमारी आंख तो उस दिन भी खुली थी जब अखबार ने अखिलेश यादव जी के लिए औरंगजेब का शब्द प्रयोग किया था। गलत है, तो हमारी आंख तो उस दिन भी खुली थी। बिल्कुल गलत। लेकिन देखिए यहाँ पे मोदी जी की अगर आप बात करते हैं तो मोदी जी ने सार्वजनिक जीवन खुद अपनी स्वेच्छा से चूज किया है, और अगर उन्होंने 18 साल की यातना सही है तो उससे ज्यादा यातना उस परिवारों ने सही है जो उस ट्रेन में थे, जो उस दंगे में मारे गए, उनके परिवारों ने, जो उनके बच्चे थे, और जो उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं, शरीक है। बिल्कुल, उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया शामिल हैं, उसमें हिंदू और मुसलमान का शब्द नहीं आता है। और ये जब हिंदू और मुसलमान पे जब आप बांटने की कोशिश करते हैं तब हमें दर्द होता है। बिल्कुल, आई एग्री। जब आप बांटने की कोशिश करते हैं तो दर्द होता है। चाहे परिवार, मुसलमान के परिवार से कोई बच्चा जाए या उसका वालिद जाए या वालिद के वालिद जाए, और चाहे हिंदू के परिवार से जाए, ये बात आपकी मैं मानता हूं। लेकिन मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि भाई मेरी नींद नहीं खुलेगी चाहे जो हो जाए। मैं इस बात को कतई नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। और क्यों मानूं? हमने तो वोट दिया है, और वोट दिया, चुना है। अगर आज नहीं बोलेंगे तो कोई सी बात नहीं है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उसको जरूर सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि नींद खुले। कहीं भी, जहां भी मौका लगे वहां बताइए लोगों को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उसी पार्टी के इसलिए बात कह रहा हूं, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। जी, आ रहा हूं। प्रतीक जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि आपके शो को बच्चे भी देखते हैं, हमारी मातृशक्ति भी देखती है। क्या अल्फाज है? जब शुरू करो तो बादशाह। अरे कौन बादशाह? क्या नफरत फैला रहे हैं इस समाज के अंदर? मैं ऐसे पूछता हूँ, इनके घर के लोग इनको कैसे झेलते होंगे? अरे नहीं, घर के लोग बहुत अच्छे हैं, घर के लोग बहुत अच्छे हैं। नहीं। देखिए सर, देखिए ऐसा नहीं है। इस मुल्क 1800 नहीं, गलत है, ये गलत है प्रभात त्रिपाठी जी, गलत है सर। देखिए सर, वो उन्होंने तंज में कहा, नहीं त्रिपाठी जी मेरी बात सुन लीजिए। त्रिपाठी जी उम्र में आप बड़े हैं, लेकिन बात मेरी सुन लीजिए, क्योंकि ये मेरे माइक है, मेरे हाथ में माइक। हाँ, शब्द वापस। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैंने कहा वो मैं समझ गया। देखिए मेरी बात सुनिए त्रिपाठी जी। मैं ये समझ गया था जब एक बार टोका मैंने, 2 बार टोका, 3 बार टोका, वो तंज में कही हुई बात थी। मैं लखनऊ का ही बाशिंदा हूं, वे कसाईबाड़ा चौराहा का रहने वाला। अब जब समझ में आता तंज क्या होती है, तो तंज आप करेंगे, बार बार तंज करेंगे, ये ठीक नहीं। और किस पे? सर्वोच्च शिखर पे बैठे हुए व्यक्ति पे, हमारी संवैधानिक सीट पे। जी, ये गलत है। जजमेंट से जिसको परेशानी है वो जजमेंट रिव्यू करा सकता है, प्रीव्यू कैंसिल जा सकता है। क्यों कहता है भाई? अगर जिसको दर्द है, दर्द के लिए वो जो है कर सकता है। मैं जरूर कहूंगा, इसलिए माफी चाहता हूं कि कोई जात घट ना जाती, कोई रुतबा कम ना होता। जो बिगड़ के कह रहे हो वही मुस्कुरा के कहते। इस मुल्क की आजादी में हर जात के, हर समुदाय के लोगों ने अपनी जाने दिए, कुर्बानी दिए। तो आप खुद हिंदू मुस्लिम मत बांटिए। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही के इंसान दिखाई दे। राइट। और जो मैंने बात कही थी वो कि बगल के मुल्क में नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि वहां पे मार्शल लॉ लगते हैं। वहां पे जाके स्टेडियम में लोग खड़े होके कहना पड़ता है, गाना पड़ता है, हम देखेंगे। यहाँ कोई देखता नहीं है, ये मुल्क है, और यहाँ की मिट्टी में हमारे में इतना ही है जितना आप में। आज अभी बस सिर्फ इतना। देश मेरे मेरी जान है तू।